हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 6 चैप्टर 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इसके प्रश्न उत्तर पूरा अभ्यास करेंगे हम। सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सरल भाषा में समझाते हुए कराऊंगी और वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जो भी वीडियो में आ गया है लाइक का बटन दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए, मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। दुर्गा पाल मैम की क्लास को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने स्टार बनाइए, तारा बनाइए। प्रश्न है कि हिरण समूह में क्यों खड़े थे। पहला उत्तर है भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। दूसरा उत्तर है वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे। तीसरा विकल्प दिया हुआ है वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे, या फिर सिंह उनसे उदासीन थे अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। इन चार विकल्पों में से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है। तो इनमें से जो सही है वो है भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। दूसरा प्रश्न है इसमें, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे। पहला विकल्प दिया हुआ है गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है। दूसरा विकल्प है अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की है। तीसरा विकल्प है सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं। और चौथा विकल्प दिया हुआ है भारत की बहुत सी विशेषताएं वहाँ दिखाई देती हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ये 4th नंबर का विकल्प बिल्कुल सही है, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहाँ दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। हिरण झुंड में खड़े थे क्योंकि वो सतर्क थे। वो जानते थे कि अकेले भागने पर वे शेरों का आसानी से शिकार बन जाएंगे और झुंड में रहेंगे तो उनकी सुरक्षा रहेगी। इसलिए पहला उत्तर हमने चुना कि भागने पर उन्हें शेरों के आक्रमण का डर था। और मॉरिशस में भारतीय संस्कृति, भाषा, धार्मिक परंपरा और सामाजिक जीवन भारत से काफ़ी मिलता जुलता है। केवल जनसंख्या या गन्ने की खेती के आधार पर ये तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि संपूर्ण संस्कृति के कारण इसे छोटा भारत कहा जाता है। इसलिए हमने जो उत्तर चुना था कि भारत की बहुत सारी विशेषताएं वहाँ दिखाई देती हैं, वो उत्तर सही है। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो ये पंक्ति बताती हैं कि भारत में रहते हुए हम अपनी संस्कृति की असली कीमत नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन जब हम कहीं विदेश में जाते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, जैसे हम मॉरिशस जाते हैं, तो वहाँ के भारतीयों को अपनी परंपरा, भाषा, भोजन, त्योहार, इन सब चीज़ों को प्यार से निभाते हुए देखकर महसूस होता है कि हमारी संस्कृति कितनी जीवंत, कितनी मजबूत और कितनी सुंदर है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी
नोटबुक में लिखिए। क्या दिया हुआ है पहला कि नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। तो फिर नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है? नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में मुख्य अंतर ये होता है कि चिड़ियाघर में जानवरों को छोटे छोटे से पिंजरे बाड़े बना कर के ना उनके अंदर बंद रखा जाता है, जबकि जो नेशनल पार्क होता है वो एक पार्क होता खुला, उसमें कोई भी केज नहीं होती, पिंजरा नहीं होता है और उस खुले पार्क में सारे जानवर घूमते हैं आज़ादी से। नैरोबी का जो नेशनल पार्क है ना वो भी एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ जानवर अपनी प्राकृतिक आवास में रहते हैं। जैसे जानवर जंगल में रहते हैं ना, खुले आज़ाद, कोई घर नहीं बना होता उन जानवरों का, तो उसी तरह से जानवर नेशनल पार्क में भी खुले और आज़ाद घूमते हैं। प्राकृतिक आवास का मतलब है नेचुरल हाउसेस, जो उनके भगवान ने जैसे उनका बना रखा है कि जंगल में, खुले जंगल में रहना है तो वो वैसे ही घर में वहाँ रहते हैं। पर्यटक यहाँ गाड़ियों में घूमकर जंगली जानवरों को देख सकते हैं। वहाँ नेशनल पार्क के बीच में सड़कें बनी होती हैं और सड़कों में जो भी पर्यटक मतलब टूरिस्ट जो उन्हें देखने के लिए आए हैं ना, लोग देखने वाले लोग जो आते हैं जाते हैं वहाँ पर नेशनल पार्क में जानवरों को देखने के लिए, तो वो उन सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ घुमा सकते हैं आराम से और सड़कों पे घूमते घूमते उन्हें जानवर दिखाई देते रहते हैं। लेकिन जानवरों को वहाँ पर कैद में नहीं रखा जाता, जबकि चिड़ियाघर में जानवरों को कैद में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यों समझा? यह कथन सिंहों के व्यवहार के संदर्भ में कहा गया है। ये कथन मतलब ये वाली जो बात कही गई है वो वहाँ के जो शेर जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे उसके लिए कही गई है। जब लेखक और अन्य पर्यटक नेशनल पार्क में गए तो वहाँ आराम कर रहे सिंहों ने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पर्यटकों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो। सिंहों का यह रवैया ऐसा था जैसे इंसान उनकी नज़रों में पेड़ पौधे और खरपतवार से भी ज़्यादा महत्वहीन हो। खरपतवार किसे कहते हैं? वो जो छोटी छोटी झाड़ियाँ उग जाती है ना बगीचे में, पेड़ पौधों के नीचे छोटे छोटे से घास उग जाती है जो बेकार की होती है, जिसको उखाड़ के हम फेंक देते हैं, उसे कहते हैं खरपतवार। तो सिंहों की नज़र में वहाँ जितने लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे थे, पर्यटक जो आ रहे थे, घूम फिर रहे थे, सिंहों ने उनको ऐसे देखा जैसे ये खरपतवारों, कोई वैल्यू ही नहीं दी उनको। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन से तर्क दिए गए हैं? मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग हैं। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% 67% भारतीय खानदान के लोग हैं। वहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारत के ही रहने वाले हैं और उनमें से भी 53% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। मॉरिशस की जो कृषि है वहाँ पर ज़्यादातर गन्ना उगाया जाता है और ये गन्ना भी भारतीयों की मेहनत के कारण ही वहाँ पर उगाया जाता है। इसी कारण से वहाँ का गन्ना उद्योग जो है सफल हुआ है। अगर भारतीय वहाँ नहीं जाते तो गन्ने की खेती भी वहाँ पर नहीं हो पाती और चीनी उद्योग नहीं होता। इस प्रकार मॉरिशस की जो आर्थिक प्रगति है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो भी वहाँ पे हुआ है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ है मॉरिशस में, वो उसका ज़्यादातर श्रेय भारतीयों को ही जाता है, क्योंकि भारतीयों ने वहाँ गन्ना उगाना शुरू किया और गन्ने से वहाँ पर चीनी के कारखाने विकसित हुए। मुख्य उद्योग भारतीयों की उपस्थिति और उनके परिश्रम पर निर्भर है। वहाँ का जो मेन इंडस्ट्री है ना, शुगर इंडस्ट्री, वो भारतीयों की मेहनत के कारण ही है। अगला प्रश्न है, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना डाला? भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा बनाने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना धर्म, अपनी परंपरा सबको वहाँ पर निभाया उन्होंने। वहाँ भारतीय त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष तौर से शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। अलग अलग जगहों के नाम भी
वहाँ पर भारत के जो शहर हैं उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बनारस, काशी, ये नाम रखे गए हैं वहाँ पर। मॉरिशस के मंदिर जो हैं वो बहुत साफ़ सुथरे और भक्ति भाव से भरे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, जिससे भारतीयता की पहचान और ज़्यादा मजबूत हुई है। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमें स्तंभ 1 और यहाँ दिया हुआ है हमें स्तंभ 2। इन दोनों में हमें मिलान करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है हमें अफ्रीका। अफ्रीका का मिलान होगा नंबर 3 के साथ। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा शब्द है नैरोबी। नैरोबी यह अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। तीसरा शब्द हमें दिया हुआ है रक्तचाप और इसका मिलान होगा चौथे नंबर के साथ। यह रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। अगला शब्द है BOAC। इसका मिलान होगा नंबर 6 के साथ। यह ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। अगला शब्द है भूमध्य रेखा और इसका मिलान हम करेंगे 7 नंबर के साथ। यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अगला शब्द है देशांतर रेखा। इसका मिलान हम करेंगे नंबर 9 के साथ। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। अगला शब्द है तुलसीदास और तुलसीदास का मिलान हम करेंगे। यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। अगला शब्द है क्रेयोल और क्रेयोल का मिलान होगा नंबर 5 के साथ। यह 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। नंबर 9 पर हमें शब्द दिया हुआ है कांवर। इसका मिलान हम करेंगे नंबर 8 के साथ। यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवड़ का भंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई 2 टोकरियां या छीकों में यात्री गंगाजल या फिर अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। जो भी शब्द हमें दिए गए थे उनका मिलान हमने यहाँ पर कर दिया है। आगे है यात्रा वृतांत की रचना। ये कुछ बड़ा सा एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में। पहले हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि प्रश्न क्या है। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और को चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। ये तो हैं आपके पाठ में से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। अब आगे कहा गया है कि इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम लेखक की आंखों से खुद ही वो दृश्य देख रहे हैं। ये सीन हमारी आंखों के सामने आ जाता है, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ही वहाँ पर हैं मॉरिशस में, और हम खुद देख रहे हैं कि हिरन कैसे खड़े हैं वहाँ और शेर क्या कर रहे हैं।
जहाँ का वर्णन लेखक ने किया है। यह इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी ऐसी विशेषताएं मिलेंगी इसमें। अब असली प्रश्न शुरू होता है कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, इसकी रचना पर ध्यान दीजिए, आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिख लीजिए। जैसे लेखक ने बताया है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचा। तो इस पाठ को पढ़िए आप, और जो भी चीज़ें आपको विशेष लगें उनको अपनी कॉपी में लिखिए। लेखक ने बताया कि बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम लेखक के साथ यात्रा कर रहे हों। ऐसा लगता है मानो ये दृश्य हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगला है अनुमान या कल्पना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे हुए हैं? इसका उत्तर है, मॉरिशस में ज़्यादातर लोग भारतीय मूल के हैं। मतलब भारतीयों के पूर्वज वहाँ गए थे और वहीं बस गए, तो अब उनकी पीढ़ियाँ वहीं पर पैदा हुई, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो तो भारत से हैं। तो फिर उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए गली मोहल्लों के नाम भी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों के नाम पर रख दिए होंगे, जिससे वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ऐसा हुआ होगा कि उनके पूर्वज वहाँ गए तो उनको अपनी धर्म की याद रही, उन्होंने अपनी धार्मिक जगहों के नाम वहाँ पर रख दिए होंगे, तो ताकि हमें अपनी इन धार्मिक जगहों के नाम याद रहें, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वही नाम रख दिए। अगला प्रश्न है, कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। और आपको एक क्लू दे रखा है, राष्ट्रीय पार्क के बंदरों सिंहों का व्यवहार भी बदल गया है। पर्यटकों की उपस्थिति से जंगली जानवरों का व्यवहार बदल सकता है। जैसे बंदर पर्यटकों से खाना लेने के अभ्यस्त हो जाते हैं और प्राकृतिक रूप से भोजन तलाशने की आदत को खो देते हैं। सिंहों के प्रति भी इंसानों की उपस्थिति से उनका स्वाभाविक भय कम हो सकता है, जिससे उनके शिकार करने और आराम करने के तरीके प्रभावित हो सकते हैं। इस उत्तर का अर्थ ये है कि जैसे पर्यटक वहाँ जाते हैं ना देखने के लिए नेशनल पार्क में जानवरों को, तो वो अपने हाथ में कुछ खाना लेके जाते हैं, तो वो हाथ से डायरेक्टली बंदरों को, लंगूरों को खिला देते हैं। तो क्या होता है कि बंदर और लंगूरों को ये आदत पड़ जाती है कि जो भी आएगा हमारे लिए केले चना लेकर के आएगा और हमें खिला देगा। तो वो जंगल में कहीं भी घूम करके अपने लिए खाना ढूंढते ही नहीं है। इससे उनकी आदत बदल जाती है कि खाना ढूंढ कर नहीं खाना है, हमें अपने आप ही मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि जो सिंह होते हैं वहाँ पर जंगल में, वो रोज़ देखते हैं कि कोई ना कोई हमें देखने के लिए आ रहा है। यहाँ कारें भी चल रही हैं, जीपें भी चल रही हैं, तो उनको आदत पड़ गई उन वाहनों को देखने की, तो उनका डर कम हो गया कि इंसान आ रहा है, तो उनको आदत हो गई ना, अब वो डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो इस तरह से जानवरों की जो स्वाभाविक आदतें होती हैं वो भी बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा वहाँ पर? उत्तर है कि जिराफ अपनी ऊंचाई और सतर्क दृष्टि के कारण दूर से खतरे को देख सकता है। जिराफ बहुत ना ऊंचा होता है, गर्दन बहुत लंबी होती है उसकी, तो वो अपनी लंबाई के कारण बहुत दूर तक देख सकता है। इसलिए वो सिंहों के पास होने पर भी डरा नहीं और शांति से खड़ा रहा कि अगर कोई भी खतरा होगा तो मुझे दिखाई दे जाएगा, इसलिए वो शांति से खड़ा रहा। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? उत्तर है कि हिंदुओं की आस्था और लोक कथाओं में
परियों की कल्पना होती है ना। हमारे यहाँ जैसे दादी नानी कहानी सुनाती हैं बच्चों को, तो परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। परियां हमारी लोक कथाओं में, पुरानी जो हमारी कहानियाँ हैं उनमें परियां होती हैं। इस झील की सुंदरता और पवित्रता को लोगों देख करके लोगों ने इसे परियों से जोड़ा होगा, इसलिए इसका नाम परी तालाब पड़ गया होगा। अगला प्रश्न है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने ये नाम क्यों रखा होगा? परी तालाब का नाम बदल गया है 50 साल पहले, गंगा तालाब उसका नाम हो गया है। क्यों बदला होगा नाम? मॉरिशस में भारतीयों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को सम्मान देने के लिए इस झील का नाम गंगा तालाब रखा गया होगा। आप लोगों को पता है ना कि गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है, हम गंगा नदी की पूजा करते हैं, तो शायद इसी भावना को सम्मान देने के लिए ही इस झील का नाम गंगा झील रखा गया होगा, जिससे उस झील की पवित्रता भी पता चलेगी और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा भी पता चलेगी। अगला है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता ले सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये अंडरलाइन है और ये अंडरलाइन है। इन वाक्यों में ये शब्द किनके लिए उपयोग किए गए हैं? ये शब्द हिरणों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। आप जानते ही हैं कि हिरण संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा मतलब किसी का नाम, और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जैसे उन और वे, ये क्या हो गए? ये सर्वनाम शब्द हो गए। अब आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। अब इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं देखिए। उस और उन्हें, ये दो सर्वनाम शब्द हैं। अगला जो वाक्य है, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं? ये देखिए, यहाँ पर आए हैं वे, जिस, उन्हें, उस, उन्होंने, ये 5 सर्वनाम शब्द आए हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर लिखिए। अच्छा, सर्वनाम शब्द हमने पहले छाटे, अब क्या करना है? उन सर्वनाम शब्दों को हटा करके वहाँ पर संज्ञा शब्द लिखने, मतलब जिनके लिए वे, उस, उन्होंने शब्द जिसके लिए भी आया है उसी का नाम वहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए, हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी 2 अक्टूबर के दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं और गांधी टोपी आ गया है। अगला है, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। भारतीय अपने धर्म पर डटे रहे और मॉरिशस द्वीप में भगवान ने भारतीयों को भेज दिया था। मॉरिशस द्वीप को भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इस तरह से सारे के सारे संज्ञा शब्द यहाँ पर आ गए हैं। तो ये 5 जिनमें सर्कल किया है, ये 5 सर्वनाम शब्द थे, इनकी जगह पर हमने यहाँ संज्ञा शब्द डाल दिए हैं। अगला है, पाठ से आगे आपकी बात। यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, वहाँ जो कुछ भी देखा वे जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे? उसके बारे में अपने समूह में बताइए। हाँ, मैंने एक बार हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों से सूर्योदय देखा था। जब सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ों को सुनहरी रोशनी में नहला दिया तो वह नज़ारा जादू जैसा लगा। वो पल इतना खूबसूरत था कि मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगा।
अगला प्रश्न है, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आँखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना, ये शब्द भी आ सकते हैं। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है, वह मुलाकात कहाँ हुई थी, बताइए। मैंने कई पशु पक्षियों से मुलाकात की है। मुलाकात की है मतलब सामने से उनको देखा है। जब मैं एक चिड़ियाघर गया था तब मैंने हाथी, शेर, मगरमच्छ और रंग बिरंगे तोतों को बहुत करीब से देखा। लेकिन सबसे खास अनुभव तब हुआ जब मैंने अपने गांव में मोर को खुले में नाचते हुए देखा। ये दृश्य मेरे लिए अद्भुत था। अगला प्रश्न है, यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है, बताइए। और क्लू क्या है कि ये बातें आपके बारे में हो सकती हैं, आपके परिवार के बारे में हो सकती हैं, और किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी के बारे में भी हो सकती हैं। तो ये बातें किसी के भी बारे में हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे अपने माता पिता की मेहनत और प्यार पर गर्व है। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है, जहाँ लोग अलग अलग धर्म और भाषाएं होने पर भी मिलजुल कर रहते हैं। मुझे गर्व है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर पहुंचाकर भारत का नाम रोशन किया। वीडियो बहुत लंबी होने के कारण कक्षा और घर की भाषाएं, इससे आगे के सभी प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे वीडियो का लिंक मौजूद रहेगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अब हम चलते हैं और चलने से पहले आप कर दीजिए 4 काम। पहला, लाइक का बटन दबा दीजिए। दूसरा, अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तीसरा, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और चौथा, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.